और अराकान आर्मी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अल-कायदा, हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी और ये जो रोहिंग्याज हैं और जो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, इनके आतंकवादियों को जो बांग्लादेश अपने यहाँ पे पनाह दे रहा है, इनको जो ट्रेनिंग दे रहा है, अगर ये सिलसिला अगर तुरंत तात्कालिक रूप से बंद नहीं हुआ तो इसके सीरियस नतीजे, गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे बांग्लादेश को। ये मैं नहीं कह रहा, ये अराकान आर्मी के लोग कह रहे हैं। मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि बांग्लादेश की सरकार ने 40 टन RDX खरीदा है पाकिस्तान से। कितना? 40 टन। वो 40 टन RDX अर्जेंट बेसिस पे बांग्लादेश भेजा गया पाकिस्तान द्वारा, और बांग्लादेश पहुंचने के बाद वो 40 टन RDX गायब हो गया, वो मिसिंग है। तो जो अब्बू मिले हैं, वो जाके जरा अब्बू से पूछो। अब्बू अभी भी रात में तेल लगा के सोते हैं, दर्द इतना होता है उनको। ये जो शौक चढ़ा है RDX का, बम ब्लास्ट का, स्लीपर सेल का, अगर 1 ग्राम भी अगर इंडिया में प्रयोग हुआ, एक अटैक भी अगर इंडिया के अंदर हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश विल सीज टू एग्जिस्ट। फिर बांग्लादेश नाम की कोई चीज होगी नहीं। हैसियत मत देखिए इनकी हिम्मत देखिए कि कह रहे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार हमको दो। अरे हम तुम्हें दे भी देते, चलो मान लो हमने दे दिया, बिहार ले जाओ। बिहार रख पाओगे? देने को हम दे देंगे। अगर बिहार को रख पाओगे तो बताओ, तेजू भैया को रख पाओगे? उनके तेज को बर्दाश्त कर पाओगे? इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर? जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं या पेपल के थ्रू भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जिसके बारे में इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। बहुत इक्का दुक्का चैनल्स हैं जिन्होंने 2-4 दिन पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की, उसके बाद से वो पूरा का पूरा मुद्दा जो है दफना दिया गया है। म्यांमार के अंदर एक गेम चल रहा है, वो गेम क्या है, और दूसरा उसका बांग्लादेश से क्या लेना देना है, और तीसरा भारत उसमें कहाँ इन्वॉल्व है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम आपके साथ बात करेंगे इस मुद्दे पे। तो आइए शुरू करते हैं। अराकान आर्मी जो है वो लगातार म्यांमार के अंदर एरियाज पे कब्जा करती हुई जा रही है, और जो मिलिट्री जुंता जो कि आज की डेट में म्यांमार के ऊपर सत्ता पे काबिज है, आंग सू की को हटा करके वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई थी और चीन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं वो। और वहाँ पे जो अराकान आर्मी जिस तरीके से एक के बाद एक शहरों पे कब्जे करती हुई जा रही है, ये अराकान आर्मी क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसकी वजह से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की और जो बांग्लादेश में जो पपेट रेजीम है उसकी नींद क्यों उड़ी हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अराकान आर्मी जो म्यांमार के अंदर रहने वाले जो बुद्धिस्ट हैं उनके द्वारा बनाई गई एक सेना है, एक मिलिशिया आप उसको कह लीजिए, या आप उनको फ्रीडम फाइटर्स कह लीजिए, आप उनको जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। वो लगातार मिलिट्री जुंटा के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है, और एक एक करके आज की तारीख में तकरीबन 60% से 70% म्यांमार के ऊपर आज अराकान आर्मी का कब्जा है। और अराकान आर्मी को आप वो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के साथ आप कंफ्यूज ना करें। वो रोहिंग्या जो जिहादी आतंकवादी हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अराकान आर्मी वहाँ के लोकल जो रहने वाले जो मूल निवासी हैं म्यांमार के, उनके द्वारा बनाई गई, और इसमें 100% जो फाइटर्स हैं वो सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं। और भारत के लिए आप कह लीजिए बाय एंड लार्ज जो बांग्लादेश में जो हिंदू और जैन और बौद्ध रह रहे हैं उनके लिए या भारत के लिए एक खुशखबरी क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। अराकान आर्मी लगातार ये बात कहती हुई आ रही है कि ये जो अत्याचार बौद्धों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के अंदर और म्यांमार के अंदर हो रहे हैं, ये रोहिंग्यास के द्वारा या बांग्लादेश में जो रेजीम है उसके द्वारा, उसके ऊपर वो अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर करते हुए आए हैं। और उन्होंने बार बार वार्निंग दिया बांग्लादेश को कि अगर आपने ये तमाशा बंद नहीं किया तो इस तमाशे को फिर हम बंद करेंगे। और वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ ये बात क्यों कह पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज की तारीख में जो कि म्यांमार और बांग्लादेश का जो पूरा बॉर्डर है वो अराकान आर्मी द्वारा कंट्रोल किया गया हुआ है। बांग्लादेश और म्यांमार का जो एक एक इंच बॉर्डर है वो आज की डेट में अराकान आर्मी की कंट्रोल में है। और जो भी रोहिंग्या सो कॉल्ड शरणार्थी जो म्यांमार से भाग करके बांग्लादेश में जाकर के कॉक्स बाजार या उसके आसपास के इलाकों में जो बसे हुए हैं, और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था जब ये सत्ता परिवर्तन हुआ है बांग्लादेश में, जब शेख हसीना को हटा करके वहाँ मोहम्मद यूनुस को बिठाया गया, तो इन रोहिंग्याओं ने एक बहुत बड़ा किरदार प्ले किया था। जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उनके घरों को जलाना और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे करना, उसको लेकर के अराकान आर्मी बार बार बयान देती रही है कि इन रोहिंग्यास को आप कंट्रोल करें जो ये हिंदुओं के घर के ऊपर ज़बरदस्ती कब्जे कर रहे हैं और उनको जला रहे हैं, उनको मार रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब अराकान आर्मी का कहना यह है कि अब एक्शन हम लेंगे।
इस वजह से जो बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उनकी नींदें उड़ी हुई हैं और चीन बहुत घबराया हुआ है, क्योंकि मिलिट्री जुंटा जो कि वहाँ पे सत्तारूढ़ शक्ति है इस समय म्यांमार के अंदर, उनके ऊपर चीन ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था। भारत में ये बात हो रही कि भाई अगर अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया तो भारत के लिए क्या होगा, सितवे में जो भारत ने बंदरगाह बनाया है वो बंदरगाह का भविष्य क्या होगा। तो उसके ऊपर भी अराकान आर्मी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत की जो भी इन्वेस्टमेंट है म्यांमार के अंदर वो सारी की सारी सुरक्षित हैं। हम भारत की हुई किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे, ना ही हमारा ऐसा कोई इरादा है कि अगर हम सत्ता में भी आ जाते हैं तो भारत के साथ हम चाहते हैं कि हमारे मधुर संबंध हो और भारत की जो भी इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की गारंटी अराकान आर्मी देती है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से आधिकारिक रूप से उन्होंने ये बयान दिया है। और अराकान आर्मी के साथ भारत की जो सेना है, भारत की सेना के बहुत अच्छे संबंध हमेशा से रहे हैं। और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे थे जब उसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की, तब उसके बाद ये जो है अराकान आर्मी ने खुले तौर पे और दबे लफ्जों में बिहाइंड द सीन ये भी बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ा रोल है कि अराकान आर्मी अचानक से इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि वो एक एक करके 70% म्यांमार पे उसने इतने कम समय में कब्जा कर लिया और इस परिस्थिति में भी पहुंच गई कि वो सीधा बांग्लादेश की सरकार को चुनौती दे रही है, बांग्लादेश की सेना को चुनौती दे रही है। और बहुत सारे लोग का ये कहना है कि भाई अराकान आर्मी क्या बांग्लादेश की सेना के साथ लड़ सकती है? अगर वो म्यांमार के अंदर म्यांमार की सेना से लड़ सकते हैं और 70% म्यांमार के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, तो हमको कम से कम उनको इतना क्रेडिट देना चाहिए कि फिर वो बांग्लादेश की सेना से भी लड़ सकते हैं। और वो जो बात कह रहे हैं बार बार कि हमें अगर बांग्लादेश के अंदर घुस करके भी अगर इन रोहिंग्याओं को और इस सरकार को अगर हमें सबक सिखाना पड़ा तो हम सिखाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। वो ओपनली चैलेंज कर रहे हैं अराकान आर्मी वाले कि बांग्लादेश की सीमा के अंदर घुस करके हम हमला करेंगे। और बीबीसी और बहुत सारी जो ग्लोबल पब्लिकेशन हाउसेज हैं, और ये युद्ध अराकान आर्मी ने ही जीतना है म्यांमार के अंदर। हर किसी को ये स्पष्ट होना चाहिए उसका कारण क्या है, क्योंकि बीबीसी खुद भी ये एडमिट कर चुकी है आज से 2 दिन पहले कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम चला कि मिलिट्री जुंटा का जो काडर है, उसके अंदर जो अधिकारी हैं, उसके अंदर जो जवान है, उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या उन ऑफिसर्स की, उन जवानों की है जो कि अराकान आर्मी के सपोर्टर्स हैं। वो उनको सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं कि कौन से शहर में कौन सी इंस्टॉलेशन फौज की कहाँ पे है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनकी क्षमता क्या, उनके पास हथियार कौन से हैं और उनकी संख्या बल कितना है, कितने ऑफिसर्स हैं, कितनी सेना है उस पर्टिकुलर शहर में। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसी परिस्थिति में ये मानना कि मिलिट्री जुंटा जो है वो होल्ड कर पाएगी अराकान आर्मी के सामने, ये किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है, इसमें हकीकत नहीं हो सकती। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए अगर वो सब सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, चीन बार बार कह रहा है कि सीज फायर करें, सीज फायर करें, सीज फायर करें। अराकान आर्मी अगर कब्जा कर लेती है, सत्ता में आ जाती है म्यांमार के अंदर, तो बांग्लादेश का भविष्य क्या है? क्योंकि बांग्लादेश के, याद रखिएगा, सिर्फ 2 लैंड बॉर्डर्स हैं, एक म्यांमार के साथ है और एक भारत के साथ है। दूसरा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बांग्लादेश का किसी भी तीसरे देश के साथ नहीं है। उसके समुद्री बॉर्डर्स हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इंडियन नेवी किसी भी मोमेंट चोक कर सकती है, उसके लिए 10 मिनट का भी काम नहीं है वो। तो एक तरफ से म्यांमार में अराकान आर्मी, दूसरी तरफ से भारत, तो बीच में सैंडविच बन चुका है बांग्लादेश। और वो बात जो कि भारत के लोग कर रहे हैं, वो सारी बातें अब अराकान आर्मी कर रही है, चाहे वो हिंदुओं के विषय में हो, चाहे बौद्धों के विषय में हो, चाहे जैनों के विषय में हो। और हमको जो ये बताया जाता है कि भाई इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो बहुत पोरस बॉर्डर है, उसको 100% मैन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आप कितना कंट्रोल करेंगे, कितना रोकेंगे? तो ये सेम चीज़ म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भी अप्लाई होती है कि बांग्लादेश की आर्मी कितना कंट्रोल कर पाएगी अगर अराकान आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको इन रोहिंग्यास के खिलाफ एक्शन लेना है बांग्लादेश के अंदर। और अराकान आर्मी ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अल-कायदा, हिजबुत तहरीर, जमात इस्लामी और ये जो रोहिंग्याज हैं और जो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, इनके आतंकवादियों को जो बांग्लादेश अपने यहाँ पे पनाह दे रहा है, इनको जो ट्रेनिंग दे रहा है, अगर ये सिलसिला अगर तुरंत तात्कालिक रूप से बंद नहीं हुआ तो इसके सीरियस नतीजे, गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे बांग्लादेश को। ये मैं नहीं कह रहा, ये अराकान आर्मी के लोग कह रहे हैं। और बांग्लादेश जो है बिल्कुल सुसाइडल पाथ पे चल रहा है। कल वहाँ पे राहत फ़तेह अली खान का एक कॉन्सर्ट कराया गया। सैयद अहमद मारूफ, जो कि पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अंदर, उसकी मौजूदगी में स्टेज पे खड़े होकर के हज़ारों की तादाद में लोग जहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे ISI के ऑफिसर्स, ये सैयद अहमद मारूफ जो कि हाई कमिश्नर है पाकिस्तान का बांग्लादेश में, वो और जो मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट के जो 3-4 जो उसके बड़े एडवाइजर्स हैं, वो साहब सभी एक स्टेज पे खड़े होकर के उन्होंने नारा लगाया
कि शेख हसीना को फांसी दो। ফাঁসি 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 চাই, খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই। আমরা বিশ্বাস করি আগামী বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের দৃষ্টান্তমূলক। राहत फतेह अली खान, जिसको एक कॉन्सर्ट का मतलब 15 से 20 लाख रुपए मिलता है दुनिया भर में, उसको बांग्लादेश के अंदर कॉन्सर्ट करने का 2.5 करोड़ रुपया पे किया गया मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से। किसने पे कराए ये पैसे? ये क्यों पे कराए गए? एक तरफ बांग्लादेश के जो यूथ है उसको राहत फतेह अली खान के गाने सुनाने पे लगा दिया, उसके कॉन्सर्ट पे लगा दिया है। दूसरी तरफ जसीमुद्दीन रहमानी, अंसार अल बांग्ला का जो आतंकवादी नेता है, वो एक एक करके जितने भी उसके आतंकवादी बांग्लादेश की जेलों में बंद थे उनको एक एक करके छुड़वा रहा है वो। मेजर जियाउल हक, जिसको कोर्ट मार्शल किया गया था और मोहम्मद यूनुस की सत्ता में आने के बाद वो पाकिस्तान से बांग्लादेश वापस आ गया और आज की डेट में एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस का। वो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई किसको किसको छोड़ना है, कैसे कैसे ट्रेनिंग और स्लीपर सेल्स बना बना करके इंडिया के अंदर भेजने की कोशिश की जा रही है। अभी कल ही जो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिनको बीएसएफ ने गोली मार दी। ये पहले नहीं होता था बाय द वे, ये अब शुरू किया है भारत ने। चलिए देर आए दुरुस्त आए। और उसके ऊपर जो बांग्लादेशी जो यूरोप में रहते हैं वो वहाँ की अलग यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट में जा करके शिकायत कर रहे हो दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। कोई अगर पाकिस्तान की सीमा से भारत में घुसने का प्रयास करेगा तो इंडिया क्या करेगा? आने देगा? या इंडिया की तरफ से कोई पाकिस्तान की बॉर्डर में जाने का प्रयास करेगा तो पाकिस्तान की सेना के आने देगी? दुनिया के कौन से बॉर्डर्स में ऐसा होता है कि अगर सेना खड़ी हो, उसको दिखाई दे रहा हो कि लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और उनको आने दे? ऐसा कहीं नहीं होता। तो आप सोचिए कि एक वो कौन से सुसाइडल मोड में जा रहे हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट म्यांमार में हुई है, इससे मोहम्मद यूनुस की और वहाँ पे जो रजीम है इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यार अगर म्यांमार में मिलिट्री जुंटा हट जाती है और अगर अराकान आर्मी आ जाती है और इंडिया का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है म्यांमार के अंदर जितना बांग्लादेश के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस, अगर उतना इन्फ्लुएंस वहाँ पे हो जाता है तो फिर मामला वहीं फंस जाएगा कि फिर वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड फिर इंडिया वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं होने देगा CIA को या अमेरिका को। तो एक तरीके से एक तीर से 3 विकेटें गिराई है इंडिया ने। एक चाइना की विकेट गिराई है, एक अमेरिका की विकेट गिराई है और एक बांग्लादेश की विकेट गिरा दी है। क्योंकि तीनों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ है। और इसको लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपको तड़प जो है ये BBC के अंदर और ये अलग अलग जो ग्लोबल पब्लिकेशंस हैं उनके अंदर आपको दिख रही होगी। वो अपने खोजी पत्रकार भेज रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये देखिए इनके तो लोग ही बैठे हुए हैं मिलिट्री जुंटा के अंदर, और उसको वो पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हैं कि मिलिट्री जुंटा के अंदर जो है कि अराकान आर्मी के लोग घुसे हुए हैं, और वही बता रहे हैं कि कहाँ पे कितनी फौज है, कितना क्या है। क्योंकि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो कई महीनों से जो है अराकान आर्मी में घुसे हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, BBC खुद क्लेम कर रहा है कि हम तो बहुत महीनों से ट्रैक कर रहे थे, लेकिन हमको ये अभी मालूम चला है कि इनके लोग मिलिट्री जुंटा के अंदर हैं। मोहम्मद यूनुस ये कह रहे थे कि हम इस साल के एंड तक 2025 के, यानी इस साल नहीं मतलब 2025 के एंड तक, नहीं तो 2026 में हम चुनाव करवाएंगे अपने यहाँ बांग्लादेश में। अब खुद उनको नहीं पता है कि अब अगले साल 2025 के एंड तक खुद रह पाएंगे बांग्लादेश में या नहीं रह पाएंगे। अब इस चीज़ पे भी सवालिया निशान उठेगा, क्योंकि म्यांमार के अंदर मेरे ख्याल से हार्डली 10 दिन की बात है, 10 दिन के अंदर म्यांमार के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ अराकान आर्मी के हाथ में होगा, उनके कंट्रोल में होगा। उसके बाद क्या बनेगा तुम्हारा, जब एक तरीके से इंडिया प्रेशर डालेगा और दूसरी तरफ से म्यांमार यानी अराकान आर्मी प्रेशर डालेगी, तो इंडियन आर्मी और अराकान आर्मी के बीच में ये रोहिंग्यास का और ये मोहम्मद यूनुस का और ये बांग्लादेशियों का जो कचूमर बनने वाला है, उस कचूमर के बारे में आपको जानकारी देनी थी। एक बड़ी डेवलपमेंट है, मुझे नहीं पता मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को क्यों नहीं उस तरीके से प्ले कर रहा जिस तरह से करना चाहिए, बट इट्स अ बिग डेवलपमेंट। और ये राहुल रिजवी जैसे नेता जो बांग्लादेश के नेता हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार जो है वो इंडिया जो है बांग्लादेश को वापस करे, एज इफ कभी इनके पास था भी। मतलब आप ये सोचिए कि हिम्मत देखिए आप, मतलब हैसियत छोड़ दीजिए, हैसियत मत देखिए इनकी हिम्मत देखिए कि कह रहे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार हमको दो। अरे हम तुम्हें दे भी देते, चलो मान लो हमने दे दिया, बिहार ले जाओ। बिहार रख पाओगे? देने को हम दे देंगे, अगर बिहार को रख पाओगे तो बताओ, तेजू भैया को रख पाओगे? उनके तेज को बर्दाश्त कर पाओगे? इतनी क्षमता है तुम्हारे अंदर? वो पल में धर्मेंद्र, पल में राजेंद्र, पल में जितेंद्र, जो उनकी कला है वो आपके बस की नहीं है। बिहार को झेलना आपके बस का नहीं है। और झेलने से जो मेरा इंटेंशन है वो ये है
कि बिहार की जो जनता है उसको अभी आपने देखा नहीं है। आपके यहाँ पे वो जो बिहारी मुसलमान है ना, उनसे मत जज कीजिए बिहारियों को। वो बिहार का कचरा था जो 1947 में अपने आप बाहर निकल गया। वो बिहार का सब्सटेंस नहीं है वो जो बिहारी मुसलमान है। जिस दिन असली बिहारी पहुंच गए उस दिन तापमान इतना बढ़ जाएगा कि ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे वहां बांग्लादेश में। जिस दिन वो बिहारी वहां पहुंच गए उस दिन तापमान वहां का इतना बढ़ जाएगा बांग्लादेश का कि फिर बांग्लादेश अखंड भारत बनेगा सीधा। बिहार का बांग्लादेश में जाने का मतलब है कि बांग्लादेश का अखंड भारत में शामिल होना। तो ये सब जो फिजूल की ख्याल है अपने दिमाग से निकालें। और ये जो अराकान आर्मी आ रही है, इस अराकान आर्मी के स्वागत की तैयारी करें। और जो सर्जिकल स्ट्राइक अब होने वाली हैं उन सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंतज़ार करें। अब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स कौन सी म्यांमार से आएंगी, कौन सी इंडिया से आ रही हैं, कहाँ से कौन हमला कर रहा है, अब वो आपको समझना पड़ेगा। आप समझ नहीं पाएंगे। पाकिस्तानियों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आता है कौन ठुक के चला जाता है। और ये जसीमुद्दीन रहमानी जो अंसारुल बांग्ला का है, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि बांग्लादेश की सरकार ने 40 टन RDX खरीदा है पाकिस्तान से। कितना? 40 टन। वो 40 टन RDX अर्जेंट बेसिस पे बांग्लादेश भेजा गया पाकिस्तान द्वारा। और बांग्लादेश पहुंचने के बाद वो 40 टन RDX गायब हो गया। वो मिसिंग है। ये मिसिंग नहीं है, ये इसी जसीमुद्दीन रहमानी जो है अंसारुल बांग्ला का, इसको प्रोवाइड किया गया है ताकि उसको वो यूज़ करके इंडिया के अलग अलग शहरों में धमाके करा सके। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जिनके पास न्यूक्लियर बम हैं, जो उछल रहे थे अपने न्यूक्लियर बम के ऊपर, छोड़ा तो हमने उनको भी नहीं। बालाकोट हमने वहाँ भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक हमने वहाँ पे भी की। अननोन गनमैन वहाँ भी घूम रहे हैं। तो तुम्हारे जैसे तो भिखमंगे कुछ बेचते नहीं। इंडिया भी आकर रिक्शे चलाते हो ना, घरों में बर्तन ही मांजते हो, तो तुम्हारे जैसे चिलगोजों की कोई हैसियत नहीं है। तो ये जो शौक चढ़ा हुआ है कि किराए के अब्बू मिले हैं, कि अपने पसंद के अब्बू मिल गए, जो पहले अब्बू थे वो पसंद नहीं थे तो अब्बू ही बदल दिया इन्होंने। तो जो अब्बू मिले हैं वो जाके जरा अब्बू से पूछो, अब्बू अभी भी रात में तेल लगा के सोते हैं, दर्द इतना होता है उनको। ये जो शौक चढ़ा है RDX का, बॉम्ब ब्लास्ट का, स्लीपर सेल का, अगर 1 ग्राम भी अगर इंडिया में प्रयोग हुआ, एक अटैक भी अगर इंडिया के अंदर हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश विल सीज टू एग्जिस्ट। फिर बांग्लादेश नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। जो बनाना जानता है वो तोड़ना भी जानता है। और ये बेसिकली ये जो शौक चढ़ा है ये ISI वालों को भी, इनको ये लगा कि भाई हमारे यहाँ पे इतने इलीगल अफगान थे, उन इलीगल अफगानों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ टारगेटेड किलिंग कराई गई, उन इलीगल अफगानों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कराए गए, उन इलीगल अफगानों का इस्तेमाल करके हमारे यहाँ पे एक आतंकवाद की एक सीरीज शुरू की गई, लॉन्च की गई। तो हमने तो सारे अफगान वापस भेज दिए, लेकिन इंडिया ने सारे बांग्लादेशी भी वापस भेजे नहीं। और जितने अफगान हमारे यहाँ से उससे कहीं ज़्यादा तो बांग्लादेशी इंडिया में रहते हैं। तो क्यों ना हम भी वही टेक्निक अपनाएं जो हमारे यहाँ पे अपनाई गई थी। वही मैंने कहा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बांग्लादेश अफगानिस्तान नहीं है, और न ये जो बंगाली मुसलमान है ये अफगान है। अगर पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्ड RDX इंडिया में पाया गया या फटा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान भी भुगतेगा। और अगर इस तरह की घटना करने में अगर अंसारुल बांग्ला का हाथ पाया गया तो अंसारुल बांग्ला का कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति पूरे बांग्लादेश में सेफ नहीं होगा। अमेरिका के सैंक्शंस से इंडिया ना 90s में डरा था ना आज डरता है। आपको उतनी मोहलत मिली हुई है जितनी मोहलत हमने दी है। जो मोहलत हमने नहीं दी है वो आपके पास नहीं है। जिस दिन हम डिसाइड कर लेंगे कि टाइम इज अप, उस दिन टाइम अप हो जाएगा। ये 40 टन जो RDX है वो मोहम्मद यूनुस अपने पिछवाड़े के नीचे दबा के बैठे रहेंगे जब तक, तब तक वो भी जिंदा है, तभी तक जसीमुद्दीन रहमानी भी जिंदा है, तब तक बांग्लादेश के अंदर हर वो इंसान जिंदा है जो इस रजीम को चाहता है या इस रजीम से मोहब्बत करता है। और ये जो बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं ना कि हम इंडिया पे कब्जा करेंगे, हमको उड़ीसा भी चाहिए, हमको बंगाल भी चाहिए, हमको बिहार भी चाहिए, कोई बचने वाला नहीं है। ठीक तो हमने तुम्हारे अब्बू को कर दिया, ठीक तो हमने तुम्हारे अब्बू के जो अब्बू हैं चाइना, हमने उनको भी कर दिया। तो तुम्हारे से भिखमंगे तो कुछ बेचते ही नहीं। सो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक ये डेवलपमेंट थी जिससे हमें आपको अवगत कराना था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हम आपके पास आते रहेंगे इस तरह के तथ्य लेकर के, और जो इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, बहुत समय बाद, 6 महीने 7 महीने बाद कोई एक ऐसी न्यूज़ आई है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आई होप कि अब चीज़ें जो हैं उस डायरेक्शन में चलेंगी। लेकिन
आने वाला समय जो है वो इतना इजी नहीं होगा जितना इजी अभी हमको लग रहा है। केक वॉक नहीं होगा, इंडिया को भी संघर्ष करना पड़ेगा। इंडिया इस समय एक साथ चाइना, अमेरिका और बांग्लादेश तीनों को कन्फ्रंट कर रहा है। तो सरकार के साथ रहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंडिया में बहुत सारा पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है। भारत के अंदर कोई बड़ा नया बवाल खड़ा करने का प्रयास किया सकता है। तो सरकार को भी सचेत रहना चाहिए और जनता से भी यही कहूँगा कि आँख कान खोल के रहिए, देखते रहिए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसके पीछे कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद।